अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और लास्ट टाइम के जो लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे से रिपीट कर लिए होंगे। हमने लास्ट टाइम जो है वो पावर एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा था और उसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में पढ़ा था, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में हमने ये देखा था कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो सबसे कम होती है, यानी तकरीबन 45 to 50% होती है। लेकिन उसकी जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स है, जाहिर सी बात है जब एफिशिएंसी कम होती है तो डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी कम होते हैं। तो और उसमें जो इनपुट हमने देखा था कि उसमें टोटल वेव फॉर्म जो है वो हम कंसीडर करते थे, यानी इस तरीके से कि जब हम क्लास ए एम्पलीफायर का देखते थे तो उसमें जो उसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है उसमें पूरी हम वेव फॉर्म कंसीडर करते थे और उसकी डिस्टॉर्शन लो थी और उसके अंदर जो हमारी जो एफिशिएंसी थी वो चूँकि लो थी तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी कम आते थे। तो ये हमने क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। आज हम ज़रा इसको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे क्लास ए एम्पलीफायर का, और इसकी पावर रिलेशन भी निकालेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है और इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स हैं वो किस तरह के होते हैं। तो पहले पावर रिलेशन निकालते हैं क्लास ए एम्पलीफायर। अब ये यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसको वीसीसी सप्लाई हमने दिया हुआ। ये ट्रांसफार्मर जो है इट इज़ अटैच्ड विद आपके पास जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ, ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कॉमन मीटर है, मीटर को ग्राउंड किया हुआ है और उसमें जो बेस पे आपने उसको इनपुट दी हुई है, ठीक है, जिसको वीआई कहा हुआ है, वीआई प्राइम यहाँ पे चूँकि लिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये आर बी जो है वो बेस रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और आर वन जो है वो यहाँ पे एसी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एसी, ये जो आपने ट्रांसफार्मर लगाया बेसिकली ये एसी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और आर एस जो है वो स्पीकर का रेजिस्टेंस है जो आपने जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट जो है वो कंसीडर करनी है। जो पावर डिलीवर है वो इस स्पीकर के अक्रॉस होगी, ठीक है। जो वीसीसी जो है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज है। तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ जो टर्न्स रेशियो है वो N1:N2, ये इस तरह से उसकी टर्न्स रेशियो है इस ट्रांसफार्मर की। तो अगर आपने इसका पावर रिलेशन निकालना है तो इसकी जो पावर इनपुट है वो आप उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं इनपुट पावर, और दैट शुड बी इक्वल टू द एसी आउटपुट। तो आउटपुट आप एसी से ले रहे हैं, यानी आप उसको डीसी पावर इनपुट दे रहे हैं और आप उससे एसी आउटपुट जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस उसमें पावर लॉसेस भी होंगी, क्योंकि जब डीसी पावर से एसी आउटपुट आप लेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ जो पावर है वो लॉस होगी। अब वो पावर, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, पावर जो डीसी इनपुट आप उसको देंगे वो वीसीसी आईसी अकॉर्डिंग टू द पावर फार्मूला, आपको पता है P इज इक्वल टू वी आई। तो ये वीसीसी आईसी वाला फार्मूला आप इधर लगाएंगे, पावर इनपुट डीसी में इज इक्वल टू एसी आउटपुट जो आपने इससे लेनी है इस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, वो आप उसको आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लेंगे, ठीक है, जो करंट आई जो फ्लो कर रही है इस R1 एसी रेजिस्टेंस से, और इस करंट को आईसी प्राइम का हुआ ना, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि आप इसको ये एसी जो है एसी रेजिस्टेंस R1 से फ्लो कर रही है, ठीक है। सो ये आईसी प्राइम आप इसको कह लेंगे और आईसी प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर आर का फार्मूला लगा रहे हैं और R1 क्या है, एसी रेजिस्टेंस है। तो ये फार्मूला आपने एसी आउटपुट के लिए लगा दिया। प्लस जो पावर लॉसेज है वो दो तरह की हैं। एक तो पावर लॉस वो है जो आपकी कलेक्टर इमीटर के बीच में है ना, तो कलेक्टर और ये जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो होगी हमारे पास पावर लॉस, एक वो होगी जिसको हम उसके अक्रॉस जो होगी कलेक्टर और मीटर के बीच में, तो वो वीसीई आईसी, ठीक है, वो वीसीई आईसी के बराबर होगी। प्लस जो पावर लॉस है वो होगी डीसी की वजह से, डीसी पावर लॉसेज होंगी इसमें। तो वो किसकी वजह से होगी, आई स्क्वायर आर का फार्मूला, आर कौन सी, आर डीसी वाली, ठीक है। तो ये टोटल ये पावर लॉसेज जो हैं एक वीसीई की वजह से कलेक्टर इमीटर के बीच में वीसीई आईसी, और प्लस उसका आई स्क्वायर आर का जो फार्मूला है आप लगाएंगे डीसी के लिए ना। तो जो डीसी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो कि बहुत स्मॉल होती है उसको हम जीरो को अप्रोच भी करा लेते होते हैं, तो कुछ पावर लॉसेज डीसी रेजिस्टेंस की वजह से भी होगी, ठीक है। तो ये टोटल पावर आपकी इस पूरे इस सर्किट की है जो क्लास ए एम्पलीफायर को शो कर रहा है, और उसमें हमने कहा कि जो इनपुट डीसी है, पावर डीसी है, दैट शुड बी इक्वल टू द एसी आउटपुट और प्लस उसमें जो पावर लॉसेस हैं, ठीक है। और पावर लॉसेस दो तरह की हैं, एक कलेक्टर मीटर के बीच में जो पावर लॉस हो रही है ड्यू टू द कलेक्टर करंट आईसी, और दूसरी जो है डीसी रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है आई सी स्क्वायर
RDC की वजह से। और ये RDC जो है ये DC रेजिस्टेंस है कलेक्टर के अंदर, और ये बहुत चूँकि स्मॉल होती है इसलिए हम इसको ज़ीरो के को भी अप्रोच करा देते हैं ना, ज़ीरो के इक्वल भी ले लेते होते हैं। अगर आप इसको ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे तो अगर आप यहाँ से अब आप पावर डिसिपेशन अगर कैलकुलेट करें तो पावर डिसिपेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ये पावर डिसिपेशन की फिर एक ही टर्म रह जाएगी ना, क्योंकि एक टर्म अगर RDC वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो पावर लॉस जो है या पावर डिसिपेशन जो है वो सिर्फ इस टर्म की वजह से होगी, VCEIC की वजह से। तो जो आपकी पावर डिसिपेशन है VCEIC दैट शुड बी इक्वल टू ये जो आपकी टोटल पावर इनपुट है VCCIC और माइनस उसमें से अगर ये टर्म आप उस तरफ ले जाएं तो माइनस IC प्राइम का स्क्वायर R1, ये AC टर्म है ना उसके अंदर। तो आपके पास जो इनपुट पावर है उसमें से आप उसकी जो रेजिस्टेंस R1 जो AC रेजिस्टेंस R1 की वजह से जो AC आउटपुट आपको मिल रहा है अगर आप उसको माइनस कर दें तो आपके पास ये टर्म टोटल आपकी जो पावर लॉस है वो VCEIC यानी पावर डिसिपेशन की ये टर्म रह जाएगी। तो ये काम इधर किया DC रेजिस्टेंस को ज़ीरो करके। तो ये पावर डिसिपेशन आपकी आ गई। अब आपके पास जो क्लास A पावर एम्पलीफायर है ये यूज़फुल तब होगा जब AC पावर इज़ लार्ज, आपकी AC पावर को लार्ज होना चाहिए, देन द आउट जो पावर डेसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर विल बी स्मॉल, तो फिर डेसिपेशन स्मॉल होगी। आपकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी AC पावर जो है वो लार्ज होगी तो आपके पास AC पावर लार्ज अगर होगी तो उसमें आपकी जो डेसिपेशन की टर्म है वो स्मॉल होगी। तो इसकी कहने का मकसद है इन द एब्सेंस ऑफ AC, और अगर AC नहीं होगी, अगर आप AC टर्म को ख़त्म कर दें अपने इस रिलेशन में से, अब AC टर्म कौन सी है, ये वाली जिसके साथ प्राइम आ रहा है ना, अगर आप कहें कि आपके पास AC टर्म है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ AC टर्म, इसको आप ज़ीरो को अप्रोच करा लें तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगी फिर, तो पावर डेसिपेशन मिनिमम तब होगी जब आपके पास AC टर्म शुड बी लार्ज। ठीक है, इस टर्म को लार्ज होना चाहिए, और अगर ये टर्म स्मॉल है और इतनी स्मॉल है कि आप इसको ज़ीरो को अप्रोच करा देते हैं तो फिर आपके पास जो डेसिपेशन टर्म है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और वो जो मैक्सिमम डेसिपेशन होगी वो किसके बराबर होगी, VCCIC के। यानी कहने का मकसद है जो VCEIC जो है दैट शुड बी इक्वल टू VCCIC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपके पास जब ये टर्म बहुत स्मॉल होगी। अदरवाइज होना ये चाहिए कि ये AC टर्म को बहुत बड़ा लार्ज होना चाहिए। ये AC टर्म जब लार्ज होगी तो आपकी डेसिपेशन जो है वो कम से कम होगी, मिनिमम डेसिपेशन होगी जो होना चाहिए एक्चुअली में, क्या आपकी सर्किट जो है वो ज़्यादा अच्छा, ताकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, और अगर हम इस AC टर्म को ही ज़ीरो को अप्रोच करा देंगे तो आपकी डेसिपेशन मैक्सिमम हो जाएगी जो कि इसके बराबर होगी। सो द पावर डेसिपेशन मैक्सिमम शुड बी लेस देन द सेफ अलोएबल वैल्यू ऑफ द पावर डेसिपेशन, इसको लेस होना चाहिए। और फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द जो आपकी एम्पलीफायर उसकी जो मैक्सिमम डेसिपेशन कर्व इज ड्रॉन इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, द क्यू पॉइंट विल बी लोकेटेड ऑन और बिलो द लिमिटिंग डेसिपेटिव कर्व। ये जो है ये इस कर्व की बात कर रहे हैं आपको। अगर आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करें ना एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस पे आपको पता है आपको आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं VCE, और वाई एक्सिस पे आप आउटपुट की करंट यानी IC लेते हैं। ठीक है, और IC की दो वैल्यूज़ होती हैं। अगर ये आपकी AC लोड लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दो जगह पे टच कर रहा है, एक ऊपर वाई एक्सिस पे जहाँ पे टच करिए वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द IC दे रहा है, और एक वो जाके टच कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है आपकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है ना, यानी आपकी करंट की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो IC करंट की, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी करंट की वहाँ पे आपकी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट शुड बी VCE मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पे आपकी VCE तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, लेकिन जो आपकी करंट है, जो आपकी IC करंट है दैट शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो ये आपकी AC लोड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपकी AC लोड लाइन है, और ये जो आप ऊपर से वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन ड्रा कर रहे हैं दिस इज DC लोड लाइन, और ये आपका डेसिपेशन कर्व है जो आप इस AC लोड लाइन और DC लोड लाइन जहाँ पे आपस में टच कर रही हैं वहाँ पे ये एक कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं, और इस कर्व जहाँ पे ये दोनों टच कर रही हैं वहाँ पे आपको Q पॉइंट मिल रहा है, क्वेसेंट पॉइंट। ये क्वेसेंट पॉइंट इस लाइन के ऊपर या इसके नीचे नीचे तक होना चाहिए, इसको इससे आगे नहीं जाना चाहिए इस क्वेसेंट पॉइंट को, क्योंकि उससे फिर आपका जो डेसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इसमें अब जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ IB क्या है, इनपुट करंट, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट कर्व के लिए ये जो है ये IB 20 मिली एम्पेयर, फिर 40 मिली एम्पेयर, फिर 60 मिली एम्पेयर, फिर 80, फिर 100, फिर 120, 140, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपकी इनपुट करंट IB की। ठीक है, तो ये और उस इनपुट करंट IP पे जो IB की जो डिफरेंट इनपुट करंट्स हैं उनके लिए हमने देखा है कि आपकी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं बिटवीन IC एंड VCE वो कैसी होती हैं।
तो आईसी और वीसीई के दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, यानी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट किया है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईबी, स्मॉल आईबी, वो जो इनपुट आपकी जो करंट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और उसके लिए फिर हमने डेसिपेशन एसी लोड लाइन लगाई है, फिर डीसी लोड लाइन लगाई है, फिर उस पर डेसिपेशन कर्व ड्रॉ किया है हमने। तो ये सारी बातें, अब जहाँ पे ये जो डीसी लोड लाइन जहाँ जाके टच करती है वीसीई की वैल्यू के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ पे आपको वीसीसी मिलती है। ये वो सप्लाई वोल्टेज है जो आप अपने सर्किट को सप्लाई करते हैं ना। तो ये टोटल हमारा ये कर्व है, उस पर हमने क्वेश्चन पॉइंट भी देख लिए। अब अगर इस कर्व के मुताबिक, इस कर्व की ये यहाँ पे बात करें थे, तो अगर आप इसकी डीसी लोड लाइन देखना चाहते हैं तो सिंस द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर सर्किट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, डीसी की रेजिस्टेंस अपने तकरीबन जीरो ले लिए ना, तो स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो देखें स्लोप आपका क्या, ये जो आपने ग्राफ, ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो स्लोप है ये आपको क्या देगा, ये स्लोप आपको ये दे सकता है। स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस की डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये स्लोप होता है ना। यानी जब भी आप किसी भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा वाई, वाई एक्सिस पे कौन है, करंट, एक्स एक्सिस पे कौन है, वोल्टेज, तो दैट शुड बी डेल्टा जो करंट है आपकी आईसी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एक्सिस पे कौन है, डेल्टा वीसीई, ठीक है। और ये क्या चीज़ आपको देती है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है ना आपका, रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू हमला वी इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो ये आपका यहाँ पे जो स्लोप आप निकाल रहे हैं इस कर्व का, वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अगर हम डीसी लोड लाइन का, अब दो तरह की लोड लाइन के स्लोप है, एक डीसी लोड लाइन का स्लोप होगा, एक एसी लोड लाइन का स्लोप होगा। अगर हम डीसी लोड लाइन के स्लोप की बात करें तो आपके पास जो डीसी रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने 1 ओवर आर लिखा है, ये 1 ओवर आर डीसी होगा। चूंकि आपकी डीसी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, तो 1 ओवर जीरो जो है तो आपके पास ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ये रेशो, ठीक है। तो यही वो बात कर रहे हैं कि आपकी डीसी रेजिस्टेंस चूंकि जीरो को अप्रोच करती है, तो क्योंकि उसकी करंट मैक्सिमम है इसलिए डीसी रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, यानी कि जीरो। तो उस वक्त जो है उसकी जो स्लोप है यानी 1 ओवर जीरो, दैट शुड बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन इज वर्टिकल, उसका स्लोप वर्टिकल है। एंड उसके लिए जो आपके पास वीसीसी, जो हमने अब इसको ड्रॉ करने के लिए जो हमने जो कर्व दिखा आगे, अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो वीसीसी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वीसीसी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द वीसीई। इसीलिए ये वीसीई ओवर 2 के बराबर है ना। वीसीई ओवर 2 का मतलब ये है कि आपकी ये जो वीसीसी की वैल्यू है ये सेंटर में होनी चाहिए, यानी जीरो और वीसीई की मैक्सिमम वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आपका डीसी लोड लाइन जहाँ जाके टच कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ आपकी जो है ना वो वीसीसी की वैल्यू आ रही है। और ये वीसीसी अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसीई है ना। अब ये जो एसी लोड लाइन है, इस एसी लोड लाइन से अगर हम कैलकुलेट करें कि R1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, R1 क्या था, मैंने आपको बताया था एसी रेजिस्टेंस था। तो अगर R1 एसी रेजिस्टेंस है तो वो किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो V कौन सी वाली लेनी है, आप वी आउटपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है वो लेंगे, VC मैक्सिमम, और डिवाइडेड बाय जो करंट हम लेंगे वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगी, यानी IC मैक्सिमम है ना, ठीक है। तो VC मैक्सिमम ओवर I मैक्सिमम जो है वो R1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब VC मैक्सिमम, अभी मैंने आपको बताया था कि जो VCC है दैट शुड बी एट द मिडल ऑफ जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VCE, ठीक है। तो इट मीन्स कि VCE मैक्सिमम जो है ये 2 टाइम्स ऑफ VCC को शो करेगा। और जो I मैक्सिमम है सिमिलरली वो भी क्या है, वो आपकी वो 2 टाइम्स ऑफ IC को शो करेगा, यानी जो आपकी टोटल कलेक्टर करंट है ये I मैक्स भी उसके 2 टाइम्स के बराबर होगी, ठीक है। ये चूंकि ये IC यहाँ पे सेंटर में मिडल में IC है ना, जैसे ये VCC जो है वो मिडल में VCC है, तो उस VCC के ऊपर जो आपकी कलेक्टर करंट है वो IC है, ठीक है। तो जैसे हम VCE मैक्सिमम की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ VCC की बराबर होगी, इसी तरह जो IC मैक्सिमम है या I मैक्सिमम की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ IC के बराबर होगी, ठीक है। और ये 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से R1 जो है ये VCC ओवर IC के इक्वल होगी। अब अगर आप इधर IC की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम द पावर फार्मूला, जो आपका पावर डेसिपेशन का फार्मूला है PD इज इक्वल टू VCC IC, तो यहाँ से आपके पास IC क्या है, आपके पास IC इज PD ओवर VCC ना। तो अगर आप PD और VCC की वैल्यू इधर पुट करें, सो R1 इज इक्वल टू VCC स्क्वायर ओवर PD,
ठीक है ना, यानी पावर डेसिपेशन की टर्म आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपने आईसी की वैल्यू इस फॉर्मूले से पुट की है, तो आपके पास रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पावर डेसिपेशन जो है वो आ गई है और वीसीसी की फॉर्म में आ गई है। अब अगर आप इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहें तो एफिशिएंसी आप इस एसी लोड लाइन की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जो पावर जो डीसी पावर है, अच्छा जहाँ पे खाली पीडी लिखा हुआ है ना, दिस इज पावर डेसिपेशन, और जहाँ पीडीसी लिखा हुआ है इट मीन्स ये डीसी पावर को शो कर रहा है। तो जो आपकी आउटपुट पावर गेन है, अगर आप डीसी पावर कैलकुलेट करें, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको डीसी पावर भी चाहिए और आपको एसी पावर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपने एफिशिएंसी का फार्मूला पुट करना है ना, ये देखें, तो एफिशिएंसी के फार्मूले में आपको एसी पावर की भी ज़रूरत होती है और डीसी पावर की भी ज़रूरत होती है। और जब आपने क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी निकालनी है तो ऊपर पावर एसी डिवाइडेड बाय पावर डीसी और मल्टीप्लाई बाय, अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी आप निकालेंगे। तो इसके लिए इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमें एसी पावर भी चाहिए और डीसी पावर भी चाहिए। ठीक है, तो हमने जो कैलकुलेट करना है, हमारे पास डीसी पावर आपको इस फार्मूले से मिल जाएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, पी इज इक्वल टू वी आई का फार्मूला लगा के, और वी और आई दोनों की आर एम एस वैल्यू आपने लेनी है। आर एम एस वाली का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, करंट की भी और वोल्टेज की भी। वोल्टेज की रूट में स्क्वायर वैल्यू की होती है उसकी पीक टू पीक वैल्यू, यानी पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ √2। इसी तरह सिमिलरली IRMS भी क्या होगी, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय 2 √2। इन दोनों को अगर आप यूज़ करें, इन दोनों VRMS और IRMS की वैल्यू को इस फॉर्मूले में, तो आपके पास PDC जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से उसकी PDC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह सिमिलरली आप PAC की वैल्यू या पावर आउटपुट जिसको कहते हैं AC पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वैल्यू को जरा आप इधर पुट करें तो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू और वोल्टेज की मल्टीप्लाई बाय IRMS में भी पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगी, और ये 2 और 2 डिवाइड दोनों का मल्टीप्लाई होके 2 2 ज़ार 4 और √2 इंटू √2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 ज़ार 8, ये 8 की टर्म इधर से आएगी इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करके। और जैसे ही आप IRMS और VRMS की वैल्यूज इस PDC के फार्मूले में पुट करेंगे, यानी आपकी DC पावर के फार्मूले में, तो आपकी DC पावर से आप AC पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपकी पावर आउटपुट भी है, PO। ठीक है, तो आपने PDC से PAC कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ VRMS एंड IRMS इसमें पुट करके। और उसके बाद आपने अब VP जो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह हम IPP यानी पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट इंटू R1, AC R1 क्या था, AC रेजिस्टेंस, ये हम इधर पुट कर देंगे तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। सो PAC जो है वो I² R1 ओवर 8 आ जाएगा ना, 8 का फैक्टर मैंने आपको बताया ये RMS वैल्यूज़ की वजह से आया। ठीक है, और अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होता है एक पीक से नेक्स्ट पीक तक। अब एक पीक है पॉजिटिव पीक और अगली पीक होती है नेगेटिव पीक, यानी एक पीक अगर इसकी I मैक्सिमम है ना, ये पॉजिटिव पीक है, तो जो लोएस्ट पीक है उसकी वो क्या है, I मिनिमम। ठीक है, तो ये पीक टू पीक वैल्यूज इसमें जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास मतलब ये होता है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट दोनों आपने लेनी है, तो ये आप उसकी पीक टू पीक वैल्यू IPP कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वैल्यू को अगर आप इधर पुट करें तो आपके पास फाइनली PAC जो है वो I max माइनस I मिनिमम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 ओवर 8 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने शुरू किससे किया था, पावर DC के फार्मूले से, और पावर DC में VRMS और IRMS की वैल्यूज पुट करके और फिर ओहम लॉ यूज़ करके आप उससे और IPP की वैल्यू यूज़ करके आप उससे पावर AC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब आप उसकी एफिशिएंसी निकाल लें, पावर AC डिवाइडेड बाय पावर DC और मल्टीप्लाई बाय 100% हमने किया। अब पावर AC जो भी आपने निकाली है डिवाइडेड बाय पावर DC। ठीक है, पावर DC आपके पास कहाँ से ये फार्मूला, अब जो पावर DC हमने किया ना उसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया PDC की जगह। ठीक है, DC पावर की जगह VCC IC। ठीक है, जो हमने DC पावर का यूज़ किया यहाँ पे। अब अगर VCC और बाकी हमने पावर AC का ये फार्मूला जो ऊपर निकाला है ये कैलकुलेट किया, ये हमने पुट किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ से अब फिगर से हमने देखा कि IC जो है ये एट द सेंटर ऑफ I max और I मिनिमम के सेंटर में। इसी तरह VCC जो है वो सेंटर में है 0 और VCE मैक्सिमम के बीच में। तो जब हमने IC की वैल्यू लिखनी है तो IC शुड बी इक्वल टू I max माइनस I मिनिमम और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो IC चूंकि उन दोनों के सेंटर में, तो I max माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये हम तो ये वैल्यू अगर हम इधर यूज़ करें तो आपके पास जो एफिशिएंसी है उसको ईटा से आपने रिप्रेजेंट किया ना, तो ईटा वुड बी इक्वल टू ये आपके पास I max माइनस I मिनिमम।
ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 अगर आप स्क्वायर वाले फार्मूले में पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास एक आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगी इसकी, एक वैल्यू और नीचे 2 की वैल्यू जो है वो आईसी को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर, ठीक है। बाकी अब एक वैल्यू रह जाएगी आई मैक्स माइनस आई मिनिमम की, और नीचे से 2 ख़त्म हो गया तो आपके पास क्या रह जाएगा, नीचे 4 रह जाएगा, ठीक है। सो आपके पास नीचे 4 रह गया और ऊपर से स्क्वायर की टर्म ख़त्म होके एक वैल्यू रह गई, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें से आईसी निकाल लिए। वो आईसी कहाँ गया, वो आईसी नीचे वाले आईसी से कैंसिल हो जाएगा। यानी जब आप ये चीज़ इधर पुट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से आपके पास 8 को आपने स्प्लिट करके 4 2 ज़ार 8 ना, तो डिवाइडेड बाय 2 जो वाला जो फैक्टर है वो इस ये आईसी बना देगा, और नीचे आपके पास 4 रह जाएगा और वीसीसी रह जाएगा, क्योंकि ये वाला आईसी उस ऊपर वाले आईसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय R1 और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी आप निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास आई मैक्स जो है, ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्मॉल आई लिख रहे हैं तो वो आपकी एसी वैल्यू को शो करता है, अगर आप कैपिटल आई लिखते हैं तो वो डीसी वैल्यू को शो करता है। तो आई मैक्स चाहे एसी है चाहे डीसी फॉर्म में है, वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, और वी कौन सी वाली, वी सी मैक्सिमम जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय R1 जो उसकी एसी रेजिस्टेंस है। अगर आप और ये तब आता है जब आप आई मिनिमम 0 को अप्रोच कर जाती है ना। देखिए आई मिनिमम की वैल्यू वैसे भी कहाँ आ रही थी, यहाँ पे, जहाँ आपका जो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है एट दिस पॉइंट एट वी सी मैक्सिमम। तो वहाँ पे हमने आई मिनिमम को 0 कर दिया, और उस वक्त आपके पास आई मैक्सिमम जो है अब, और वी सी ई मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ वी सी सी, ठीक है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ वी सी मैक्सिमम की जगह 2 टाइम्स ऑफ वी सी सी ओवर R1, तो ये हमने आई मैक्स की फॉर्म लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद जो देयरफॉर एफिशिएंसी क्या बन जाएगी आपके पास, ईटा इज इक्वल टू आई मैक्स की जगह आप कैपिटल आई मैक्स पे लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 2 VCC ओवर R1 और मल्टीप्लाई बाय R1 और मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 4 VCC। R1 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और VCC कैसे कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 जो है वो 0.5 होता है, ठीक है, जो कि आपको 50% एफिशिएंसी देगा। और ये वही एफिशिएंसी है जो आपने क्लास ए एम्पलीफायर की मेंशन की थी। जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने कहा था कि क्लास ए एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पढ़ा था, जब हमने आइडियल क्लास ए एम्पलीफायर पढ़ा था तो हमने कहा था उसकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो है वो 50% होती है, और अगर आप उसकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो वो 45% होती है। तो ये हमने उसकी 50% एफिशिएंसी जो है वो क्लास ए एम्पलीफायर की यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब इसमें जो आउटपुट डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स आ रहे थे, चूंकि एफिशिएंसी तो कम आ रही है लेकिन डिस्टॉर्शन भी कम होती है, तो डिस्टॉर्शन आती है नॉन लीनियर इफेक्ट्स की वजह से। नॉन लीनियर इफेक्ट्स क्यों आते हैं, क्योंकि जो आपके जो सर्किट में जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म के ऊपर, आप उसको ये जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साइन इनपुट करंट के लिए ना। तो जो आपकी कलेक्टर करंट आईसी इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द साइन वेव, थस द डिस्टॉर्शन ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म अकर्स ड्यू टू दिस नॉन लीनियर ऑपरेशन। नॉन लीनियर ऑपरेशन का मतलब था एक्स्ट्रा टर्म्स जो आपके पास आ रही हैं, यानी करंट आईसी जो है वो आपको सम एक्स्ट्रा टर्म्स जो है वो देता है, ठीक है। सो द डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल वेव, यानी साइनोसाइडल वेव से हम अपनी डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें हार्मोनिक्स ऐड हो जाते हैं एम्पलीट्यूड्स में। हार्मोनिक्स कैसे ऐड हो जाते हैं, हार्मोनिक्स का मतलब है कि ये अगर आपकी एक वेव है साइन वेव, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स, जो किंग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इसके अंदर वेव के अंदर, वो उसको एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स की वजह से होता है। द हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उन हार्मोनिक्स को हम कहते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो है लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर F1 है तो F1 के ऊपर जितनी भी हार्मोनिक्स होते हैं, यानी F2 F3 F4 अप टू सो ऑन, जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आपकी हार्मोनिक्स होती हैं। और वो हार्मोनिक्स जो हैं, जैसे अगर F2 है वो एक हार्मोनिक है तो वो 2 टाइम्स ऑफ F1 फंडामेंटल F1 के बराबर होगा। इसी तरह हार्मोनिक F3 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर होगा। F4 है वो 4 टाइम्स ऑफ F1 के बराबर होगा, एंड अप टू सो ऑन। यानी जितने भी हार्मोनिक्स हैं वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। तो ये बातें आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी थी।
तो वही उन हार्मोनिक्स इफेक्ट्स की वजह से ही डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स और या नॉन लीनियर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपकी जो कलेक्टर करंट है ये आपकी आउटपुट करंट है, जिसका हमने ये आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व से जो हमने वैल्यूज़ देखी हैं आउटपुट करंट और वोल्टेज से। तो आउटपुट करंट में ये ए नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, जो उसका फर्स्ट हार्मोनिक पे एम्पलीट्यूड ए नॉट, फिर सेकंड जो हार्मोनिक आ जाएगा ए नॉट तो उसका फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल के बाद जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो A1 कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी प्लस A2 कॉज ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा टी प्लस अप टू सोन हायर ऑर्डर टर्म्स है। अब ये कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी का मतलब है ये जो ओमेगा है ना, स्मॉल ओमेगा जो शो कर रहे हैं, ये ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जो आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा, जो कि बराबर होती है 2πf लीनियर फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी टर्म दे रहा है आपको। और ये जो दूसरी तरह का ओमेगा आपको नज़र आ रहा है इसके साथ ओमेगा टी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा को, बिकॉज थीटा जब फेज एंगल होता है ना वो ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ये वाला ओमेगा टी जो है ना ये थीटा को शो कर रहा है, और ये जो एक अकेला ओमेगा जो शुरू वाला ओमेगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इसलिए जब हमने आईसी को लिखना है, जो आपकी आउटपुट करंट है दैट शुड बी इक्वल टू ए नॉट, जो उसका पहला एम्पलीट्यूड है, प्लस उस साइनोसाइडल वेव फॉर्म का, प्लस उसमें अब हार्मोनिक्स की टर्म आ रही है A1 कॉज ऑफ ओमेगा ओमेगा टी प्लस सेकंड हार्मोनिक A2 कॉज ऑफ 2 ओमेगा ओमेगा टी एंड अप टू सोन हायर ऑर्डर टर्म्स मिल जाएंगी। अब इसमें अगर हम कह रहे हैं डिस्टॉर्शन इज ओनली ड्यू टू द सेकंड हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक कहाँ तक है आपका A2 तक, तो हम फिर हायर ऑर्डर टर्म्स को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ सेकंड हार्मोनिक तक हमने इसको लेना है, तो ए नॉट तो फंडामेंटल है ना, A1 फर्स्ट हार्मोनिक वाली टर्म है और A2 वाली टर्म जो है वो सेकंड हार्मोनिक वाली टर्म है, तो हम सिर्फ इसको यहाँ तक लेंगे। और यहाँ तक लेने के बाद हमने क्या किया कि जो ये अब ये ज़रा दूर करके लिखा है, ये इकट्ठा है, ये ओमेगा ओमेगा टी, और सेकंड में भी, सेकंड में ओमेगा ओमेगा टी और ओमेगा ओमेगा टी, ये थर्ड वाली टर्म। अगर ओमेगा ओमेगा टी 0 होगी या ओमेगा ओमेगा टी की टर्म π/2 के बराबर होगी या ओमेगा ओमेगा टी की टर्म पाई के बराबर होगी, यानी 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये 3 एंगल हमने कंसीडर किए हैं जो मोस्टली हम कंसीडर करते हैं। तो 0 पे आपको पता है cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो ये आपको मैक्सिमम जो आपकी करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर आप π/2 लेंगे तो आपको पता है उस वक्त जो करंट है, क्योंकि कॉज π/2 जो है वो 90 जो है वो 0 होता है या π/2 0 होता है, तो उस वक्त आपकी करंट IC जो है वो IC के बराबर होगी। और अगर आप तीसरी वैल्यू पाए यानी 180 डिग्री लेंगे तो आपके पास जो IC है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट देगी आपको। तो ये 3 डिफरेंट एंगल्स जो हमने लिए हैं, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट मिलेगी, 90 पे आपको पूरी करंट जो IC है वो IC के बराबर होगी क्योंकि cos 0 होता है ना, और जो आप 180 लेंगे वो उस पर नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि cos 180 -1 होता है ना आपका, तो वो आपको उसकी नेगेटिव वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट देगा, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम इधर पुट करें अपनी आईसी में, बारी बारी पुट करते हैं, तो पहले हमने आईसी से आई मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, आई मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है जब आप कॉस को 0 लेंगे। तो अगर हम ए नॉट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए नॉट तो फंडामेंटल है वो वैसे ही रहेगा, प्लस A1 में यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपको पता है cos 0 जो है वो आप 1 के बराबर होता है, तो आपके पास A1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी cos 0 1, तो ये प्लस A2 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर A आ जाएगी आपके पास। इसी तरह अब सेकंड एंगल पुट करें π/2, जब आप इधर पुट करेंगे फंडामेंटल तो वैसे ही रहेगी, जब यहाँ पुट करेंगे cos π/2 तो आपके पास 0, तो A1 वाली टर्म आपके पास हो जाएगी अब 0, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है जब इसमें आप π/2 पुट करेंगे तो नीचे वाला 2, ये वाला नीचे वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे और cos π -1 आ जाएगा, तो वहाँ से आपके पास -A2 हो जाएगा। तो ये सेकंड टर्म जो क्वेश्चन नंबर बी है वो cos π/2 रखने से आपके पास मिली है। cos π/2 इस A1 को 0 कर देगा, लेकिन इस टर्म में से 2 से कैंसिल करके ये -A2 आ जाएगा आपके पास। और जो थर्ड वैल्यू है आपके पास, यानी अगर आप 180 पुट कर दें cos को, तो आई मिनिमम की वैल्यू आपको मिलेगी और A नॉट तो वैसे ही रहेगा जैसे था। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो 180 कर दें, ठीक है, तो cos 180 जो है वो -1, तो ये आपके पास -A1 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये 2 का फैक्टर है इसके साथ ना, तो cos 2 ओमेगा ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा ओमेगा टी में आप ओमेगा ओमेगा टी 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा cos आपका पाए 2 पाए है ना, तो cos पाए -1 और फिर cos पाए -1, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +A2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस विल बी A0 -A1 और +A2, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये 2 पाए का मतलब है 2 दफ़ा cos पाए,
तो वो माइनस और माइनस वो प्लस A2 के बराबर होगा। तो ये 3 इक्वेशंस आपको मिली हैं, एक इक्वेशन नंबर A, एक इक्वेशन नंबर B और एक इक्वेशन नंबर C। इक्वेशन नंबर A मिली है आपको cos 0 करने से, इक्वेशन नंबर जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट देगी। इक्वेशन नंबर B आपको मिली है cos आपको जो है 90 करने से, जो कि आपको करंट की IC वैल्यू देगी, जो कि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। और इक्वेशन नंबर C आपको मिली है, उसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट देगी आपको cos को 180 करने से। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस हैं, इनको आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि आपको A0 की वैल्यू भी मिल जाए, A1 की वैल्यू भी मिल जाए और A2 की वैल्यू भी मिल जाए। A0 फंडामेंटल वैल्यू है उसकी, A1 और A2 उसकी A2 जो है वो उनकी हार्मोनिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड हार्मोनिक्स। ठीक है, तो इन तीनों को आपने, अब ये हमारा काम है कि इन तीनों को हमने वैल्यूएट करना है, A0 को भी, A1 को भी और A2 को भी। अब इन 3 इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करें? पहले आप A और C को ऐड करें। जब हम इक्वेशन A और C को ऐड करेंगे तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है कि A1 और A1 एडिशन करते वक्त A1 कैंसिल हो जाएंगी, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, राइट को राइट से ऐड करें ना A और C को, तो आपके पास A1 तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी और आपके पास आंसर में A0 और A2 आ जाएगी। अभी भी ये आपकी इम्प्लिसिट मतलब मिक्स सी इक्वेशन आ रही है, एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं मिल रही है आपको ना। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म लेने के लिए आप क्या करेंगे, इससे चूंकि अगर आप A0 निकालना चाहते हैं तो क्या करें कि अब आप इक्वेशन B को, अगर इस ये जो अब आपके पास नई इक्वेशन आई है जिसको 9.6 कह रहे हैं, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई कैसे कर दें कि अगर आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें, अगर आप इन दोनों B और 9.6 को ऐड कर देते हैं तो -A2 और +A2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास A0 की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ऐड किया B और 9.6 को, तो आपके पास A0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे चूंकि A0 मिल गया, अब मैं A1 भी निकालना चाहती हूँ और A2 भी। तो A1 किस तरह निकालेंगे, सिंपली आप इक्वेशन A और C को सब्ट्रैक्ट, यानी C को इक्वेशन A में से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आप C को इक्वेशन A में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है माइनस, इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे ना। ये जैसे आपने पहले दोनों को ऐड किया था A और C को, तो I मैक्स प्लस I मिनिमम मिला था। ठीक है, और बाद में हमने B और C को, B और 9.6 को आपस में ऐड करा के तो वहाँ से A0 निकाल लिया था। अब अगर हम सिंपली इस इक्वेशन C में से C को A में से माइनस कर दें, तो C को जब A में से माइनस करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे ना, -A0 और ये +A1 और ये -A2, तो A0 भी कैंसिल हो जाएगा, A2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास A1 की टर्म बचेगी A और C में से। जब आप C को A में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से आपके पास A1 की टर्म आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जस्ट सब्ट्रैक्टिंग बाय सब्ट्रैक्टिंग C फ्रॉम A, तो आपके पास A1 आ जाएगी। और अब अगर आप तीसरा रिजल्ट A2 निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रा आप गौर करें कि आप इक्वेशन 9.6 को और अगर B को आपस में सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई कर लें कि 9.6 को अगर आप B में से माइनस कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास A2 की वैल्यू मिल जाएगी, A0 कैंसिल हो जाएगा और A2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप 9.6 और B को सब्ट्रैक्ट करके, तो इस तरह आपको, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 9.6 फ्रॉम B, तो 9.6 को B में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास A2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने A0 भी निकाल लिया, यानी वो जो 3 इक्वेशंस हैं, ये मैथ का रूल है ना, जैसे आपके पास x, y और z 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशंस होती हैं और 3 इक्वेशंस होती हैं, तो आप x की वैल्यू, तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके एक दफ़ा x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दफ़ा y की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दफ़ा z की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही काम हमने इधर किया कि हमारे पास 3 इक्वेशंस थी A B C, उन तीनों को हमने आपस में सिंप्लीफाई करके एक दफ़ा A0 निकाला है, एक दफ़ा A1 निकाला और एक दफ़ा A2 निकाला है। अब ये हमारे पास करंट की IC की वैल्यू है, जो कि IC हमें पता है, हम करंट को y एक्सिस पे लेते हैं, और ये हमने इन एम्पेयर लिया क्योंकि आउटपुट करंट हमेशा ज़्यादा होती है, और जो इनपुट करंट है, स्मॉल इनपुट करंट IB, वो मिली एम्पेयर में। तो हमने देखा कि IB की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनती हैं, और IC की वैल्यू आती है ना, आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व में आउटपुट करंट मिलती है हमें। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर करंट की IC वैल्यू है, हमें पता है ये IC वैल्यू करंट की कब आई थी, जब हमने कॉस को 90 लिया था, और जब हमने कॉस 0 लिया था तब हमें I मैक्सिमम वैल्यू मिली थी। ठीक है, और जब हमने कॉस को 180 लिया था तो हमें ये I मिनिमम वैल्यू मिली थी। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऑफ द करंट मिल रही हैं, I मिनिमम, IC और I मैक्सिमम, फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एंगल हमने लिया था। और कहाँ मिल रही हैं, फॉर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व पे मिल रही हैं, और ये हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व बनाया है
आईसी और आईबी के बीच में, कि आईबी की डिफरेंट हम अगर वैल्यूज़ रेंज कंसीडर करें मिली एम्पेयर में तो आईसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आईसी हमने देखा करंट की ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें आईसी की मिल जाती हैं, और जो आईसी वाली वैल्यू है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, और बीच में आईसी की वैल्यू क्वोशेंट पॉइंट के ऊपर मिलती है। और ये क्लास ए एम्पलीफायर का जो फुल हमने फॉर्म ली थी 0 से लेके π/2, फिर पाए होती 0 से π/2 पाए, और फिर वहाँ से पाए के बाद 3π/2 और 2π। तो ये फुल रेंज हमने उसकी कंसीडर की, ठीक है। तो ये उसके लिए अगर हम अब इसकी डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करें तो डिस्टॉर्शन की परसेंटेज कैसे आएगी, A2/A1, क्योंकि हमने सिर्फ 2 डिस्टॉर्शंस लिए ना। देखिए डिस्टॉर्शंस किसके लिए आती हैं, सिर्फ नॉन लीनियर इफेक्ट्स के लिए। A0 तो हमारा फंडामेंटल था ना, तो A0 के ऊपर सिर्फ 2 डिस्टॉर्शंस है, एक A1 है, 2 हार्मोनिक्स है हमारे पास ना, एक A1 और एक A2। तो जब हम डिस्टॉर्शन निकालेंगे ना तो इन 2 हार्मोनिक्स के लिए निकालेंगे, डिस्टॉर्शन फंडामेंटल से नहीं आती कभी भी। तो डिस्टॉर्शन का इफेक्ट हमेशा आता है हार्मोनिक्स से। तो हार्मोनिक्स की 2 ही टर्म्स हमने ली हैं, A1 और A2। तो जब परसेंटेज डिस्टॉर्शन हम निकालेंगे D2, दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ A2/A1, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक डिवाइडेड बाय फर्स्ट हार्मोनिक की जो हमने जो एम्पलीट्यूड की डिस्टॉर्शन निकाली मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सिंस A1 क्योंकि उसकी पीक वैल्यू है ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल आउटपुट हमारे पास बनेगी, चूंकि A1 उसकी पीक वैल्यू थी ना, तो फंडामेंटल की, क्योंकि सबसे पहले तो फंडामेंटल आती है ना A0। A0 की पीक क्या थी A1, और A1 की पीक क्या थी A2। तो चूंकि हमारे पास A1 पीक वैल्यू हमारी फंडामेंटल की, ठीक है, और फंडामेंटल A0 के लिए आई थी, ठीक है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल पावर P1 है वो A1 ये I2R का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो P1 का जो है वो बराबर होगी A1/√2 स्क्वायर R1। अब ये A1/√2 का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I2 को, और IRMS वैल्यू ली हमने करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये IRMS जो है उसका स्क्वायर लेंगे, तो IRMS रिप्रेजेंट कर रहा है A1/√2, उसका हमने स्क्वायर लिया, और साथ R1 जो आपने उसकी AC रेजिस्टेंस ली थी। तो यहाँ से P1 जो है ये A1/2 और इंटू R1 के बराबर है। तो ये हमने पावर निकाली है A1 के लिए, A1 को कंसीडर करते हुए, क्योंकि A1 पहली पीक थी A0 के बाद। A0 इज़ द फंडामेंटल, उसके बाद फर्स्ट हार्मोनिक A1 थी, ठीक है, और A1 के बाद हमारी सेकंड हार्मोनिक आई थी A2। तो हमने ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमने उसकी पावर कैलकुलेट की। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप ये तो हमने सिर्फ हमने एंगल्स लिए थे, सिर्फ 0, π/2 और पाई का एंगल लिया था ना। आप डिफरेंट और एंगल्स ओमेगा/t को π/3 के लिए यानी 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 60 डिग्री, या आप 2π/3 रिप्रेजेंट करता है 120 डिग्री को। तो आप इन एंगल्स पे भी आप अगर 5 पॉइंट्स कंसीडर करें ना, यहाँ पे 5 पॉइंट्स कौन से लिए हमने, एक पॉइंट ये है पीक वैल्यू, और पॉइंट नंबर 2 ये वो कह रहे हैं जो उसके ऊपर आता है इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर, ठीक है, π/2 के ऊपर। फिर ये तीसरा पॉइंट जो आप ले रहे हैं उससे ट्रफ के ऊपर, ठीक है। चौथा पॉइंट दोबारा इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ जाता है, और 5वां पॉइंट कहाँ आता है, अगेन जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, यानी उसकी क्रेस्ट के ऊपर। तो क्रेस्ट के ऊपर की पीक वैल्यू से एक स्टार्ट करके फिर हम उसकी इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे, फिर उसकी हम सेकंड एक्सट्रीम जो ट्रफ के ऊपर, और फिर उसके बाद दोबारा उसकी मीन पोजीशन, और फिर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्रेस्ट के ऊपर चले गए। तो ये 5 पॉइंट्स उन्होंने कहा, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आप अगर ये डिफरेंट एंगल्स जो है 60 डिग्री और 2 यानी 120 डिग्री आप लें, तो उसके ऊपर भी एडिशनल हार्मोनिक्स भी निकाल सकते हैं, A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है, 5 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि A0 फंडामेंटल है और उस फंडामेंटल के आगे 4 पॉइंट्स अगर आप लें तो टोटल 5 पॉइंट्स आपके ये बन जाते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इसको उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, जस्ट इसकी वैल्यूज़ लिख दी हैं यहाँ पे। तो अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप ये बस जस्ट ये लाइन मेंशन कर सकते हैं कि बाय टेकिंग द 5 पॉइंट्स अलोंग द इनपुट वेव एंड एडिंग द 2 करंट्स IX एंड IY एट ओमेगा t is equal to π/3 and omega t is equal to 2π/3, we can calculate the additional harmonics A0, A1, A2, A3 and A4, ठीक है। चाहे इनकी वैल्यूज़ ना लिखें, लेकिन आप ये इनकी नाम लिख सकते हैं कि आप ये जो है इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है
ये मैंने पहले डिस्टॉर्शन कैलकुलेट, अब सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया ना। तो इन 5 पॉइंट्स के लिए भी आप सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकाल सकते हैं A2/A1 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। और सिमिलरली अगर आप थर्ड डिस्टॉर्शन निकालना चाहें, हमने तो शुरू में सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ही निकाली है ना। अगर आप थर्ड, और यहाँ पे भी हमने कहा कि इन पॉइंट्स के बाद भी आप सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकाल सकते हैं। और थर्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, A3/A1 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। फोर्थ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालेंगे A4/A1 मल्टीप्लाई बाय 100 करके। अब ये हर एक को आप A1 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि A1 फर्स्ट हार्मोनिक है, तो डिस्टॉर्शन हमेशा फर्स्ट हार्मोनिक के लिहाज से आप निकालते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन कभी भी फंडामेंटल में नहीं आता। तो A0 फंडामेंटल है, A1 के ऊपर ये जितने भी हैं ये सारे आपके हार्मोनिक्स हैं। तो A0 के ऊपर जितने भी, अब A1 वो है उनमें जो फर्स्ट हार्मोनिक है ना, तो आपने जितनी भी डिस्टॉर्शन निकालनी है वो फर्स्ट हार्मोनिक के हिसाब से निकालनी है। A0 को कंसीडर नहीं करना, A0 वॉज जस्ट अ फंडामेंटल, ठीक है ना, उसमें डिस्टॉर्शन होती ही नहीं है। तो A1 चूंकि पहली डिस्टॉर्शन थी, उस A1 के लिहाज से आपने जो है उसमें D2 भी निकाल लिया, D3 भी निकाल लिया, D4 भी निकाल लिया। ठीक है, सेकंड डिस्टॉर्शन, थर्ड डिस्टॉर्शन, फोर्थ डिस्टॉर्शन, और अगर परसेंटेज में निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने। तो जो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आपको मिलेगी वो आपने इन सब का मैग्नीट्यूड ले लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे ले लेना है, यानी D जो है इज इक्वल टू √of D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी डिस्टॉर्शन आप निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टॉर्शन इन A1 जो फर्स्ट हार्मोनिक की डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और ये दो तरह के कर्व्स उन्होंने आपको दिखाए हैं। उन्होंने कहा अगर आप इवन हार्मोनिक्स कंसीडर करेंगे ना, इवन हार्मोनिक्स का मतलब होता है कि A0 को तो छोड़ दें, A0 तो फंडामेंटल है, A0 के बाद इवन हार्मोनिक का मतलब है A2, A4, A6, A8, इस तरह से। तो फिर आपका जो कर्व मिलेगा वो क्रेस्ट का कर्व बड़ा होगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा क्रेस्ट के कर्व का, और जो ट्रफ का एम्पलीट्यूड है वो छोटा होगा। और अगर आप ऑड हार्मोनिक्स लेते हैं, यानी A1, A3, A5, A7 अप टू सो ऑन, तो फिर आपके बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्रेस्ट और ट्रफ की जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, और उसमें डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, जो नॉन लीनियर इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा किंग्स नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये इवन और ऑड हार्मोनिक्स में उन्होंने आपको फ़र्क दिखा दिए। तो ये दो जो हैं, ये दोनों मैंने डिफरेंसेस भी बता दिए। ये क्लास ए एम्पलीफायर का कंप्लीट हमने काम कर लिया कि क्लास ए एम्पलीफायर की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर डेसिपेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने 50% कैलकुलेट भी की। फिर हमने उसके अंदर हार्मोनिक्स और डिस्टॉर्शन के इफेक्ट्स भी देखे कि वो कैसे आते हैं। ठीक है, और इवन और ऑड हार्मोनिक्स का डिफरेंस भी निकाल लिया है फॉर क्लास ए एम्पलीफायर, क्योंकि ये क्लास ए एम्पलीफायर जो है ये कम से कम डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स देता है ना, एफिशिएंसी भी कम देता है और डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स भी कम देता है। और इसमें हम पूरा आपका जो इनपुट है ना, इनपुट वेव फॉर्म, वो कंप्लीट कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्लास बी एम्पलीफायर को इन डिटेल पढ़ेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और कोई अगर आपको कोई बात पूछनी हो, इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, और यू कैन आल्सो आस्क मी इन आवर कमेंट सेक्शन। अपनी अटेंडेंस को भी श्योर करें कमेंट सेक्शन में, और टाइमली अटेंडेंस जो है अपने पीरियड के टाइम के जैसे आपका टाइम टेबल में है उसके लिहाज से आप अपना टाइम के लिहाज से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करें, ताकि वो मार्क हो जाए आगे भी जहाँ हमने सबमिट करानी होती है। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।